हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको फिजिक्स का एक नया चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए। और यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन तो आ ही जाता है, पूरे प्रकाशिकी से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो प्रकाशिकी का एक चैप्टर है प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? क्या प्रिज्म होता है, उसके द्वारा प्रकाश किस प्रकार से प्रकीर्णित होता है, या किस प्रकार से मतलब कोई भी जो भी है ना, प्रिज्म का क्या कार्य होता है, कैसे बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, क्या रीज़न होता है, एंड हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या कार्य है, ये सब जो भी बातें हैं ना प्रिज्म की, वो सब आज हम आपको बताएंगे किसमें, आज की वीडियो में। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से तो बस सिर्फ यही आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लाइक तो कर ही देंगे, ये तो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। बाकी काम जो भी आपको ना समझ में आए, जो भी आपको कहीं पर भी डाउट रह जाए, तुरंत ही कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं जो भी कमेंट्स आते हैं उसको जरूर देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी का भी कोई ऐसा डाउट ना रह जाए जिसके कारण वह अपने जिसे बोर्ड एग्जाम देने जाए और वहाँ उसे उसी डाउट का सामना करना पड़ जाए जो उसने यहाँ सुलझा ही नहीं पाया था, क्या डाउट्स था उसका उसने हल ही नहीं निकल पाया था यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स आए मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, आपको लगता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके, तो क्या है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें एंड लाइक तो करना भूलें ही मत। जिस प्रकार से आप किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उसी प्रकार से वीडियो को देखने से पहले उसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या है, पाठ का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रिज्म एक किससे मिलकर बना होता है, कांच का एक टुकड़ा समझ लीजिए, कांच के टुकड़े में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं। ऐसा तो है नहीं उसकी कांच की सतह पर एक तरफ प्रिज्म में क्या होता है, कलाई कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, जिसमें पॉलिश होती है अपवर्तन उसमें नहीं होता, उसमें परावर्तन होता है। ठीक है, तो क्या है, प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, पाठ का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो पहले समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। ये हम क्या बना रहे हैं, ये प्रिज्म बना रहे हैं हालांकि प्रिज्म क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, मतलब त्रिविमीय होता है, उसे द्विविमीय बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना अच्छा क्लियर करके आपको समझाएंगे। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा समझाएंगे क्या प्रिज्म होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिज्म। क्या हो गया, प्रिज्म। इसका नाम होता है प्रिज्म। किससे मिलकर बना होता है, कांच से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं क्या होता है, ये कांच का टुकड़ा होता है अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ नाम होता है ना, ये प्रिज्म है, इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं उसका क्या नाम होता है, हम वो आपको बताएंगे। ये क्या होती है, ये तो उसकी सतह होती है, जिससे क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसे क्या कह सकते हैं, अपवर्तक सतह। ये क्या होती है, अपवर्तक कोर। क्या होता है, अपवर्तक कोर। क्योंकि पूरी तरह से क्या होता है, कांच से मिलकर बना होता है। कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसे त्रिभुज के आकार का होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब एक त्रिभुज खड़ा, मतलब थ्री डायमेंशनल में त्रिविमीय बना दिया जाए त्रिभुज, किसी कांच का त्रिविमीय त्रिभुज बना दिया जाए, वही क्या हो जाता है, लेकिन इसकी लंबाई होती है। ठीक है, त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं।
ये क्या होता है इसका, ये क्या होता है इसका, ये होता है अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं इसे, अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्तक कोण हो गया। ये क्या होती है, ये वाली, ये अपवर्तक कोण होती है। मतलब इसकी जो भी सतह होती है जिससे अपवर्तन होता है उन्हें क्या कह सकते हैं, अपवर्तन सतह कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसका आधार होता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। कहते हैं इसका क्या बेस है, क्या मतलब वीडियो बनाने का क्या बेस है। अब क्या है, उसी प्रकार से प्रिज्म का मतलब किसी का बेस हो, कि हर चीज का आधार होता है, एक आधार स्तंभ होता है जिस पर उसकी पूरी मंजिल टिकी होती है। एक आधार होता है जिस पर उसकी पूरी मंजिल टिकी होती है। उसी प्रकार प्रिज्म का एक आधार है, पूरा प्रिज्म इस पर क्या होता है, टिका हुआ होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, कांच का होता है। कांच कैसी होती है, पारदर्शी होती है। यानी कांच का टुकड़ा है, जो भी चश्मा होता है ना, चश्मा, तो उसमें प्रकाश इधर से उधर निकल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो पारदर्शी होता है। कांच पारदर्शी होती है, लेकिन शीशा भी तो तुम कहोगे जो मिरर होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो भी पारदर्शी होना चाहिए। उसमें प्रकाश इधर से उधर क्यों नहीं जाता है, अरे क्यों नहीं जाता है, इसका रीजन ये होता है उसकी एक सतह पर क्या होती है, पालिश होती है। पालिश होने की वजह से वहां पर क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता है, क्या होता है, परावर्तन होता है। पालिश होती है मतलब पालिश प्रकाश किरण के लिए दुश्मन की तरह कार्य करती है। तलवार लेकर, बंदूक लेकर, AK-47 लेकर वो खड़ी रहती है, कहते निकलने नहीं देंगे तुम्हें, तुम निकले तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, क्या होता है, वो दुश्मन की तरह कार्य करता है। जो शीशे के पीछे कलाई कर दी जाती है वो दुश्मन की तरह कार्य करती है। अब इसलिए परावर्तन नहीं होता, क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसी प्रकार इसमें कहीं भी पालिश नहीं होती है कहीं भी पालिश ना होने के कारण इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो समझ गए प्रिज्म क्या होता है, कैसा फिगर होता है, ये अपवर्तक कोण होता है, ये अपवर्तक सतह होती है, ये क्या होता है, ये अपवर्तक कोण होती है। अब हम आगे चलते हैं, क्या होता है, क्या होता है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण कैसे होता है, ये सब आपको बताएंगे अब। आप क्या बताएंगे, आपको अब बताएंगे कि न्यूनतम विचलन कैसे। एक तो विचलन, विचलन मतलब प्रकाश किरण कितनी विचलित होती है, क्या होता है, कितनी विचलित होती है। अब उस हर रंग के प्रकाश के लिए समझने से पहले समझते हैं कि न्यूनतम विचलन क्या होता है। न्यूनतम विचलन क्या समझते हैं, न्यूनतम विचलन क्या होता है, न्यूनतम विचलन। एक प्रिज्म बना ले त्रिभुज की तरह, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए, क्या न्यूनतम विचलन स्थिति होती है और क्या। माना कोई प्रकाश किरण कहाँ से आई, ये प्रकाश किरण गई, ठीक है, क्या है, ये मैंने कोई प्रकाश किरण डाली। देखिए सदैव प्रकाश किरण क्या होता है, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर क्या होते हैं, हम प्रकाशिकी में पढ़ते हैं सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती है, इसलिए हमने बाईं ओर तक डाली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अविलंब खींचते हैं, अविलंब खींचते हैं, जिसे का नाम रख देते हैं A B। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दिख रही है उसका नाम होता है, तो ये हमें दिख रही है इसका भी नाम रख देते हैं, अच्छा रहेगा, नाम से हर चीज़ को आसान समझा जा सकता है क्या होता है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है क्या होता है, आप बताइए मुझे, क्या होता है भाई। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है क्या होता है, अरे प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में जाती है ना, तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, और सघन माध्यम में जाने पर चाल में परिवर्तन नहीं, चाल में कमी हो जाती है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब उसमें या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, लेकिन जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, चाल में कमी होगी। चाल में कमी होने के कारण क्या होता है, ये प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है और क्या जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर अविलंब खींचो, ठीक है, अविलंब खींचा। अभी क्या जाएगी, ये सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा, अविलंब से
दूर हट जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आया। अब इसे कहाँ जाना चाहिए था, इसे यहाँ जाना चाहिए था, और इसे कहाँ से जाना चाहिए था, इसके मतलब इसके ये अपवर्तित किरण मतलब जिसे कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, देखिए यदि निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये कोण मिलता है, ये वाला यहाँ पर ये जो कोण मिलता है ना, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये जो कोण आया यहाँ से, इसे क्या कहेंगे, आई, यहाँ से जो गया इसे क्या कहेंगे, आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसे क्या मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, आई डैश मान लो, क्या आई डैश, इसे क्या मान लो, आर डैश। ठीक है, अब जो अल्पतम विचलन कोण होता है ये वाला, इसे लिखते हैं डेल्टा एम से, किसे लिखते हैं, डेल्टा एम, इसे पढ़ते हैं डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम मतलब अल्पतम विचलन कोण। क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो क्या होता है, पहले सबसे मेन बात है प्रिज्म जो प्रकाश किरण होती है वो आधार के समांतर जाती है और अपवर्तन हो जाता है उसका, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जो कोण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है आपको बताएं, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, निर्गत कोण के बराबर होता है। और क्या होता है, और यदि अल्पतम विचलन की स्थिति है तो प्रिज्म के अंदर जाने वाली प्रकाश किरण यानी ये वाली प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर जाएगी, प्रिज्म के अंदर जहां भी जाएगी प्रिज्म के आधार के समांतर जाएगी, निकलने पर कहीं भी जा सकती है। लेकिन यदि अल्पतम विचलन की स्थिति है तो उसका आपतन कोण उसके ये वाले अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये होता है इसका, इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। ये क्या होता है, ये होता है प्रिज्म कोण, इसे कहते हैं प्रिज्म का कोण। अधिकांशतः ये कोण कितना होता है, 60 अंश होता है, क्योंकि प्रिज्म मुख्यतः एक समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, 60 अंश का ही होता है अधिकांशतः। अब जैसे बनाओ वो बन जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः ये 60 अंश की होता है। अब यदि हम इसका संबंध बताएं आपको, आपतन कोण ये होता है अल्पतम ये होता है अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, यदि इसका देखा जाए, इस पदार्थ का प्रिज्म जिससे मिलकर बना उसका अपवर्तनांक होता है स्नेल के नियम से। स्नेल ने क्या था, इसने कहा था जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अब म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये तो हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब ये क्या होता है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का संबंध होता है ये इसका संबंध अपवर्तन कोण से आर। हम इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, एग्जाम में विशेषकर पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के। तो जो मेन फार्मूला है वो याद कर लीजिए, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपतन कोण। यदि आपतन कोण का संबंध हम अल्पतम विचलन कोण से निकालेंगे तो आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये क्या होता है, आई बराबर होता है, यानी आपतन कोण होता है उसके प्रिज्म कोण, ये क्या है, ये होता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। ठीक है, ये क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 क्या होता है, इसका होता है प्रिज्म कोण। और आर अपवर्तन कोण होता है ए बाई 2, यानी अपवर्तन कोण उसके प्रिज्म कोण का आधा होता है। इन दोनों नियमों को मिला दें, ये क्या है, हमने आपको बताया साइन आई अपान साइन आर क्या होता है, अपवर्तनांक। तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 व 2 के मान इसमें रख दो म्यू में, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक गाड़ी तो उसने चला क्या होता है,
स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। इसके जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसके मान रखोगे तो इसका मान आ जाएगा साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये हो गया प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या हो गया, प्रिज्म का अपवर्तनांक। नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा बता देते हैं। पहले क्या होता है, ये होता है अल्पतम विचलन कोण। इसलिए का नियम आपको पता है, म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। आर बराबर ए बाई टू साइन आई अपान साइन आर में इसका मान रख देते, तो क्या हो गया, ये हो गया है इसका अपवर्तनांक का सूत्र। यदि हमें अपवर्तनांक निकालना हो, प्रिज्म जिस पदार्थ से मिलकर बना है उसका अपवर्तनांक क्या है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्पतम विचलन कोण पता होना चाहिए और प्रिज्म कोण पता होना चाहिए। बाकी तो हम निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसे जब तक। अब हम पढ़ेंगे पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण कैसे, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण। और जी पतला प्रिज्म किसे कहते हैं पता है आपको, पतला प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका प्रिज्म कोण 10 अंश से छोटा होता है। क्या होता है, जिसका प्रिज्म कोण 10 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं पतला प्रिज्म। पतले प्रिज्म के लिए किसका, अल्पतम विचलन कोण में, अल्पतम विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण। देखिए पतला प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका प्रिज्म कोण कितना होता है, 10 अंश से छोटा होता है। जिसका प्रिज्म कोण 10 अंश से छोटा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पतला प्रिज्म। ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए, मतलब प्रिज्म कोण 10 अंश से छोटा होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया था प्रिज्म कोण कौन सा होता है, वो 10 अंश से छोटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पतला प्रिज्म। पतले प्रिज्म के दौरान पतले प्रिज्म का उसका जो ए होता है वो 10 अंश से छोटा होना चाहिए। अब इसके लिए जो अपवर्त उसका अल्पतम विचलन कोण का जो संबंध होता है ना, उसमें क्या मतलब, इसके लिए अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, तो यदि पतला प्रिज्म है अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम बराबर हो, जिसमें इसके लिए हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर लिखा है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। ये क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये होते पतले प्रिज्म के लिए, यदि मतलब आधार उसका जो प्रिज्म कोण है 10 अंश से छोटा है, तो अल्पतम विचलन कोण के लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा एम क्या अल्पतम विचलन कोण है।
ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बात है, आप लोग समझने में तो तेज हो ही और नोट करने में भी बहुत तेज हो। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण। ये क्या है बताओ, ये क्या है? चलो बड़ा बनाते हैं, इससे बड़ा समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। यह है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। कोई प्रकाश किरण एंटर की मतलब प्रवेश की, कहाँ जाएगी? आधार के समांतर जाएगी। ये कोई प्रकाश किरण नहीं, ये श्वेत प्रकाश किरण। कैसी है? श्वेत प्रकाश किरण। जब श्वेत प्रकाश किरण एंटर की तो क्या आपको ये मालूम था इस प्रिज्म के पहले कि श्वेत प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? क्या आपको मालूम था? अरे बाबा नहीं मालूम था। कैसे भी नहीं मालूम था? क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं थे उसमें 7 रंग होते हैं। आज हम उन्हें देख सकते हैं, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसात होने के बाद। इंद्रधनुष दिखाई देता है बरसात होने के बाद। वो रीजन इसी का होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रत्येक वर्षा की बूंद एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभक्त कर देती है। कौन कौन से घटक रंग होते हैं? नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, उनका एक क्रम होता है। वो क्रम हम बताएंगे। पहले ये बात आपको समझ में आई कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो किरण हमें सफेद दिखाई देती है वो सफेद नहीं, वो उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। इतने नहीं होते हैं, 7 होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। हाँ, इतने रंग होते हैं इसमें। सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। इनका क्रम क्या होता है? इनका क्रम होता है बी आई। देखिए इनका क्रम यहाँ पर लिख दिया है, बी आई बी जी वाई ओ आर। मतलब सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस प्रकार से इन क्रमों का क्या होता है, इन रंगों के क्रमों का क्या होता है, विभाजन होता है। यानी जब कोई श्वेत प्रकाश में प्रिज्म में से निकलती है तो वह क्या होती है, जब बाहर निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हमें एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। ये इसका मतलब होता है वायलेट। क्या होता है? वायलेट। इसका मतलब होता है इंडिगो। इसका मतलब होता है ब्लू। इसका मतलब होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे क्या कहते हैं, खतरे का निशान। नोट कर लीजिए, इसे भी मिटा देते हैं। आप क्या पढ़ने वाले हैं?
क्या आपको अंदाजा है कि अब क्या बताएंगे हम आपको? अब हम आपको बताएंगे कोणीय विक्षेपण क्या होता है। क्या होता है? कोणीय विक्षेपण क्या होता है? देखिए प्रिज्म में क्या होता है, जब कोई स्रोत प्रकाश आती है देखिए जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में जब कोई स्रोत प्रकाश किरण आती है तो वो क्या बताया आपको मैंने अभी, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अब उन्हीं 7 रंगों में से किन्हीं 2 रंगों के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्षेपण कोण। क्या कहते हैं? बर्ड विक्षेपण कोण। उसे कहते हैं बर्ड विक्षेपण कोण। क्या कहते हैं? बर्ड विक्षेपण कोण। उन्हीं 7 रंगों में से किन्हीं भी 2 रंगों के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं बर्ड विक्षेपण कोण। और विशेषली जो कोणीय विक्षेपण होता है वो किसके लिए होता है? वो लाल के लिए और बैंगनी के लिए, जो सबसे ऊपर होता है और जो सबसे नीचे होता है। उन मतलब लाल और बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच में जो कोण बनता है अपवर्तन के बाद, वो क्या होता है? कोणीय विक्षेपण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, ठीक है। क्या होता है? जो लाल रंग और वायलेट मतलब बैंगनी रंग के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे थीटा से लिखते हैं, थीटा से। थीटा बराबर होता है डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या होता है। जहां पर डेल्टा होता है उसका मतलब होता है अल्पतम कोण, अल्पतम विचलन कोण। बी और आर का क्या मतलब है? डेल्टा बी का मतलब होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण। किसके लिए? बी का मतलब वायलेट, आर का मतलब रेड, ठीक है। इसका मतलब होता है बैंगनी रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण, इसका मतलब होता है लाल रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण। और एक सूत्र मैंने बताया था आपको, डेल्टा बी क्या बताया था सूत्र आपको? वो बताया था डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं म्यू बी। डेल्टा एम है तो म्यू माइनस 1, इसे क्या लिख सकते हैं? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू सॉरी म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है कोणीय विक्षेपण। बस मेन फार्मूला ये डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा बी के मान रख दो तो ये म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। म्यू बी का मतलब होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। म्यू का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। बी का मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, आर का मतलब लाल रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है। आर का मतलब लाल रंग के प्रकाश के लिए, यहाँ पर आर कैपिटल लिख लीजिए। आर का मतलब होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए। म्यू आर माइनस 1, ठीक है। ये होता है कोणीय विक्षेपण। अब कोणीय विक्षेपण के साथ साथ ये आपको बता देते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता क्या होती है। क्या होती है कोणीय विक्षेपण क्षमता? कोणीय विक्षेपण क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। किससे? इसे जो डब्लू घुमा होता है इसे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है थीटा, ये वाला थीटा अपान
डेल बाई, बाई का मतलब होता है, अब मुझे बाई का मतलब बताओ, हम नहीं बताएंगे आपको, हम नहीं बताएंगे, अभी आपको बताया था। डेल बी का मतलब होता है बैंगनी रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण। यहाँ पर डेल बाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण। वाई का मतलब एलो, इसके लिए वाई का मतलब एलो, एलो का मतलब पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण। थीटा बराबर क्या होता है, कोणीय विक्षेपण। ये यहाँ पर शर्त है, नीचे डेल्टा बाई ही होगा, ठीक है। मतलब कोणीय विक्षेपण क्षमता का मतलब होता है जो कोणीय विक्षेपण होता है, यानी लाल रंग के प्रकाश किरण के बीच और बैंगनी रंग के प्रकाश किरण के बीच बने कोण के तथा पीले रंग के लिए प्रकाश के पीले रंग के लिए जो प्रिज्म होता है उसके अल्पतम विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता या कोणीय विक्षेपण क्षमता एक ही बात होती है, ठीक है। कोणीय विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, तो इसे क्या, ये क्या होता है, ये मेन फार्मूला है इसका, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई। थीटा बराबर क्या है, डेल वाई डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है ओमेगा बराबर, ठीक है, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डेल वी माइनस डी आर अपॉन डेल्टा वाई। क्या हो गया, कोणीय विक्षेपण भी आपको मैंने साथ साथ बता दिया। नोट कर लीजिए, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब बताएंगे इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक क्या होता है, रैले का प्रकीर्णन सिद्धांत। रैले ने क्या बताया था, रैले में ऐसी क्या खासियत थी यार जो वो फेमस हो गया, रैले में क्या खासियत थी जो वो फेमस हो गए, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, तभी तो उन्हें फेमस किया गया, तभी तो उन्हें फेमस किया गया। क्या आपने घर में कभी ऐसा देखा है, टार्च लगाई हो और टार्च में आपको धूल के कण चलते हुए दिखाई दिए हो, देखा है कभी, जरूर देखा होगा। या गर्मियों में क्या होता है, किसी रोशनदान से जब लाइट आती है कमरे में तो उसमें बहुत से धूल के कण दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसी प्रकार से रैले ने क्या बताया, रैले ने बताया कि कोई प्रकाश किरण के बीच में यदि कोई क्या जाता है, अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध आ जाता है, मतलब कोई कण आ जाता है, तो वो क्या प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा या नहीं करेगा। ये किसने बताया, रैले ने। रैले का सिद्धांत प्रकीर्णन पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है रैले का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे कण से टकराती है जिस कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा है, अरे बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक है और उस कण का आकार उस तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा है, तो क्या करेगा, तो प्रकाश क्या हो जाएगा, उससे टकराने के बाद फैल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, मतलब एक अनियमित दिशा में इधर उधर फैल जाएगा। उसकी कोई नियमित दिशा नहीं होती, मतलब टकराने के बाद इधर ही जाएगा, टकराने के बाद इधर ही जाएगा, टकराने के बाद तुम्हारे पास ही जाएगा, ऐसी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। यही उन्होंने किसने कहा, रैले ने बताया। उन्होंने कहा, अब रैले ने क्या बताया था, रैले ने कहा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई बराबर क्या होता है, आई जो होता है वो 1/λ की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमण अनुपात होता है। यानी जो प्रकाश प्रकीर्णित होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमण अनुपाती, यानी तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी तीव्रता उतनी ही कम होगी, तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। समझ में आया, ये हुआ रैले का प्रकीर्णन सिद्धांत। क्या है, रैले का प्रकीर्णन सिद्धांत, ठीक है।
क्लियर है? तो आज का जो भी चैप्टर में था प्रिज्म कैसे कार्य करता है, क्या अपवर्तन, क्या इसमें परावर्तन कोण होता है, क्या प्रिज्म कोण होता है, सब बताया। अब क्या होता है, कुछ घटनाएं होती हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है इनका रैली का नियम। जैसे जैसे समुद्री जल क्या होता है, नीला दिखाई देता है, समुद्री जल नीला दिखाई देता है। और क्या होता है, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने के बाद या सूर्योदय के पहले, सूर्य तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देती है, उसकी लालिमा दिखाई दे जाती है। सूर्य तो नहीं दिखाई देता बट उसकी लालिमा दिखाई दे देती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश किरण, सूर्य की जो प्रकाश तो निकलता है ना, सूर्य नहीं आ पाता लेकिन प्रकाश निकलता है, प्रकाश वही टकराकर कणों से, वायु के कणों से टकराकर प्रकीर्णित होकर वो तो हमारी आंखों तक आ जाता है जब तक सूर्य नहीं आ पाता है। वही हाल होता है सूर्यास्त के बाद, सूर्य निकल जाता है लेकिन उसकी प्रकाश किरणें हम तक आती रहती हैं, वही टकराने के बाद प्रकीर्णन होता है। ठीक है? और जो बादल होते हैं वो श्वेत दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं, उसका रीजन भी प्रकीर्णन ही होता है। समुद्री जल का नीला दिखाई देना वो भी किसका रीजन होता है, प्रकीर्णन का। वो किरण बताता है, वो रमन ने बताया था, उसे कहते हैं रमन इफेक्ट। सर सीवी रमन भारत के एक वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने बताया था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। आकाश भी, आकाश जो होता है ना वो भी काला दिखाई देता है चंद्रमा से देखने पर। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पर नीला दिखाई देता है, उसका रीजन होता है रमन इफेक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी इस चैप्टर में था मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया, और इंद्रधनुष वगैरह होता है वो तो आप सब लोग जानते हैं। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।